तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और ये वीडियो नहीं बल्कि समर स्लैम रिवाइंड होने वाला है। जी हां, और इतने समय से बोल रहे थे भाई आप लोग रेसलमेनिया रिवाइंड आ गया, रॉयल रंबल रिवाइंड आ गया, तो समर स्लैम रिवाइंड भी आएगा क्या। और टाइम निकालना इतना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए क्योंकि इस वीडियो में बनाने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन मैंने सोचा एटलीस्ट एक एपिसोड आप लोगों को देना, तो मैंने पोल करा और आप लोगों के वोट ने बोला था भाई समर स्लैम 2014। तो इस शो को आज हम रिव्यू करने वाले हैं, इसको पूरा रिवाइंड करेंगे, क्या क्या हुआ इसके अंदर, क्या मैचेस थे और कौन जीता, क्या मेरे उस पर थॉट्स हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो रिवाइंड एक ही एपिसोड के लिए अभी के लिए वापस आया है, लेकिन भाई फ्यूचर में डेफिनेटली सीरीज कंटिन्यू रहेगी चैनल पे। तो अब अपना पूरा सपोर्ट दिखाएं भाई, लाइक बटन नीचे दबाएं। 4000 लाइक्स क्या हम हिट कर सकते हैं, क्या आप लोग एक्साइटेड है समर स्लैम के लिए? डेफिनेटली गाइस मुझे कमेंट्स में बताएं। तो साल 2014 का समर स्लैम पेपर व्यू ये वो टाइम है जब काफी सारे समर स्लैम के शोज लगातार लॉस एंजलिस के स्टेपल सेंटर में हुए थे और ये भी उनमें से एक शो था। अटेंडेंस की बात करें तो 17,357 इन अटेंडेंस और हल्क होगन गाइस इस शो के होस्ट थे। और आई डोंट थिंक उन्होंने होस्ट का कोई भी काम करा। वो स्टार्ट में आते हैं और उनका जो प्रोमो में सुनने को मिलता है वो पूरा WWE नेटवर्क के ऊपर था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे याद है कि नेटवर्क जस्ट रिलीज हुआ था और 999 अगर आपको याद है भाई, आप WWE काफी समय से देख रहे हैं, 7 साल हो चुके हैं उस चीज को और कब समय निकल जाता है पता नहीं लगता। 999 की पूरी जम के प्रमोशन करी हल्क होगन ने और सबको बता दिया भाई WWE नेटवर्क पे तुम क्या क्या देख सकते हो। तो उनका प्रोमो बेसिकली इस चीज के रिगार्डिंग था। लेकिन जो पहला मैच इस शो पे गाइस हमें देखने को मिलता है वो था फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, यानी कि द मिज जो कि चैंपियन थे अगेंस्ट डॉल्फ जिगलर। अब आई थिंक यहाँ पे शो में काफी सारे छोटे छोटे मैचेस थे, तो प्ले बाय प्ले तो हम नहीं करेंगे, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट मोमेंट्स उन मैचेस की मैं जरूर बताऊंगा। तो इस पॉइंट पे मिज अपना मनी मेकर वाला गिमिक प्ले कर रहे थे, यानी कि उनके चेहरे को कोई मार नहीं सकता। और डॉल्फ जिगलर का एम ये था कि ना कि मिज का सिर्फ चेहरा बिगाड़ना है बल्कि उनको ऑब्वियसली टाइटल के लिए भी हराना है। तो ये मैच स्टार्ट होता है गाइस, काफी ज्यादा बूज हो रही थी यहाँ पे, मिज को जिगलर को चीयर हो रही थी, लेकिन मिज काफी मोमेंटम रख रहे थे मैच के स्टार्ट में। जिगलर कमबैक करते हैं, एक सुपर किक लगाते हैं, लेकिन मिज यहाँ पे क्लोज किक आउट कर देते हैं। इसके बाद मिज एक काफी लंबे टाइम के लिए फिगर 4 के अंदर डॉल्फ जिगलर को रखते हैं, जो कि वो काफी मुश्किल से ब्रेक भी करते हैं और साथ के साथ अपना फेम एसर सिग्नेचर मूव भी लगाते हैं। लेकिन जैसे ही मिज यहाँ पे नीचे गिरते हैं भाई, पता नहीं उनको क्या होता है, वापस उठते हैं और स्कल क्रशिंग फिनाली वो लगा देते हैं। लेकिन तब भी जिगलर किक्स आउट और यहाँ पे उनको यकीन नहीं होता कि आखिर कैसे जिगलर ने मेरे फिनिशर पे भी किक आउट कर दिया। तो वो एक रनिंग नी के लिए जाते हैं गाइस, लेकिन जिगजैग यहाँ पे इस पूरी चीज को रिवर्स करते हैं, एक जिगजैग लगाते हैं और मिज को इस ओपनिंग मैच के अंदर हराते हैं। और इस पॉइंट पे डॉल्फ जिगलर अपने करियर में 2 टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गए थे। अब ओवरऑल में मैच की बात करूं, रेटिंग हम देते हैं आप जानते हैं इसके अंदर, तो 2.5 या फिर 2 आउट ऑफ 5 मैं इसको दूंगा। उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं बनता सेंस, क्योंकि बहुत छोटा मैच था, कुछ खास उतना देखने को मिला नहीं। लेकिन डेफिनेटली एक ओपनर था, टाइटल चेंज था और जब जिगलर ने मिज को हराया तो क्राउड ने भी उसके लिए काफी चीयर करा। अगले मैच की हम बात करते हैं गाइस, जो कि था फॉर द डिवास चैंपियनशिप। और इसको देख के मुझे याद आ गए वो दिन भाई जब विमेंस डिवीजन कितनी बेकार हुआ करती थी। इनफैक्ट उसको डिवास रोस्टर बोला जाता था और 2 ये सुपरस्टार्स थे ठीक ठाक जो कि टाइटल के लिए लड़ते थे। टाइटल भी उतना कोई खास नहीं दिखता था और ओवरऑल डिवीजन में कुछ इंटरेस्ट भी लोगों का बनता नहीं था उस पॉइंट पे। लेकिन अब हम कह सकते हैं WWE ने काफी प्रोग्रेशन करा उस चीज में। फीमेल सुपरस्टार्स अब काफी सीरियस लगने लगे हैं, लोग उनको एक्चुअली में बढ़िया मानते भी हैं। लेकिन ये जो मैच की मैं बात कर रहा हूं ये था गाइस AJ ली अगेंस्ट पेज। और स्टोरी लाइन इसकी काफी सिंपल थी कि पेज का जब मंडे नाइट रॉ में डेब्यू हुआ तो उन्होंने पूरा सरप्राइज कर दिया, शॉक कर दिया सबको और AJ ली को हरा दिया था फॉर द टाइटल। लेकिन अपनी 48 डेज की रेन के बाद जब AJ वापस आई फाइनली रॉ पे तो उन्होंने पेज पे रिवेंज भी लिया, उनको हराया भी और अब AJ एक बार फिर से चैंपियन बन गई थी। तो इन दोनों का मैच होने वाला था इस शो के अंदर। और मैच की मैं बात करूं भाई तो काफी छोटा, लेकिन कुछ खास मैच तो यहाँ पे था ही नहीं। इसमें हमें देखने को मिलता है भाई स्टार्टिंग काफी स्लो होती है, पेज के पास मोमेंटम है, ऑब्वियसली वो हील है, बाल वाल खींच रही है भाई, AJ के बाल भी निकल के बाहर आ जाते हैं, पूरा स्ट्रिंग जिसको वो उठा के फेंक देती हैं। इसके बाद एक अच्छा पॉइंट देखने को मिलता है जब AJ आउटसाइड द रिंग पेज के ऊपर एक क्रॉस बॉडी करती है, वो एक बढ़िया पॉइंट था। और इसके बाद वो पेज को रिंग के अंदर लेके आती है, उनको एक रनिंग नी भी मारती हैं, लेकिन यहाँ पे गाइस पेज किक आउट कर देती हैं। उसके बाद पेज अपनी एक खुद की किक के लिए जाती है, लेकिन ये रिवर्स हो जाती है और इसको गाइस यहाँ पे AJ रिकवर करती है, रिवर्स करती है इन अ ब्लैक विडो, जो कि उनका यहाँ पे सबमिशन मूव था। तो इसके अंदर वो पेज को डालती तो है, लेकिन भाई पेज को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, उन्होंने सबमिशन होल्ड को ब्रेक भी करा, अपना फिनिशर लगाया रैम्पेज और यहाँ पे AJ को गाइस उन्होंने हरा दिया। और एक काफी अच्छा स्टैट हमें देखने को मिला कि अपने 22nd बर्थडे पे पेज अपने करियर में 2nd टाइम डिवास चैंपियन बनी थी, तो उनके लिए काफी बढ़िया बात थी। लेकिन फैंस को उतना मजा नहीं आया क्योंकि काफी वीक मैच है देखने को मिला। अगर 5 में से मुझे रेट करना हो तो डेफिनेटली इसको 1.5 से ज्यादा हम दे नहीं सकते। अगले मैच की हम बात करते हैं जिसमें क्राउड फाइनली थोड़ा सा शोर मचा रहा था, इनफैक्ट काफी शोर मचा रहा था,
ये था गाइस फ्लैग मैच अगेंस्ट रूसेव एंड जैक स्वैगर। और उस पॉइंट पे हम जानते हैं जैक स्वैगर का वी द पीपल वाला गिमिक था, वो यूनाइटेड स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। रूसेव उस पॉइंट पे लाना के साथ आते थे और वो रशिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जबकि वो एक्चुअली में गाइस बल्गेरिया से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे कंट्री वर्सेस कंट्री था और स्टिपुलेशन ये थी कि जो भी मैच को जीतेगा उसकी कंट्री के फ्लैग को रेस करा जाएगा और नेशनल एंथम भी बजाया जाएगा। तो इन दोनों की एंट्रेंस होती है, काफी चैंट्स हो रही थी, चीयर हो रही थी यहाँ पे जैक स्वैगर को। ऑब्वियसली रूसेव के लिए क्राउड यहाँ पे डेड था। तो मैच शुरू होने से पहले रूसेव अटैक कर देते हैं स्वैगर को, लेकिन वो अपनी पेट्रियट लॉक यानी कि एंकल लॉक लगाते हैं रूसेव को। तो ऑब्वियसली क्योंकि रूसेव अपनी इंजरी को सेल कर रहे थे, तो स्टार्टिंग में स्वैगर के पास मैच में मोमेंटम था और वो अपना स्वैगर बॉम्ब लगाने की कोशिश करते हैं गाइस साइड में, लेकिन रूसेव अपनी नीज उनकी रिब्स पे मारते हैं। तो ये एक स्टोरी लाइन इंजरी भी दिखाई जा रही थी कि स्वैगर की रिब्स इंजर्ड हैं, तो यहाँ पे उनको भी मैच में प्रॉब्लम हो रही थी और दोनों सुपरस्टार्स इस पॉइंट पे अपनी इंजरी को सेल कर रहे थे। इसके बाद रूसेव अपना अटैक कंटिन्यू रखते हैं गाइस कुछ टाइम तक, लेकिन फाइनली जैक स्वैगर कमबैक कर पाते हैं और वो अपना स्वैगर बॉम्ब लगाते हैं जो कि पहले लगाने की वो कोशिश कर रहे थे। तो एक पॉइंट आता है इस मैच में गाइस जब रूसेव को लगता है हाँ अब मैं एक सही पोजीशन में हूं, मुझे अपना एक्कोलेड सबमिशन लगाना चाहिए। लाना कहते हैं रूसेव क्रश, और यहाँ पे उनकी लात में क्योंकि दर्द हो रहा था, एंकल इंजरी को सेल कर रहे थे, तो वो बिल्कुल सही से अपना सबमिशन नहीं लगा पाए, उसको थोड़ा मॉडिफाइड उनको करना पड़ा। स्वैगर उसको ब्रेकअप करते हैं, रिवर्स करते हैं इनफैक्ट, और पेट्रियट लॉक एक बार फिर से लगा देते हैं, एक एंकल लॉक। और रूसेव जबकि काफी दिक्कत में है उसको रिवर्स करते हैं फाइनली और अपना एक्कोलेड फिनिशर इस बार बिना किसी दिक्कत के लगा देते हैं। स्वैगर बहुत कोशिश करते हैं उससे निकलने की, लेकिन गाइस इस पॉइंट पे रूसेव को कोई हरा नहीं पा रहा था, वो अनडिफीटेड थे। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने डिसाइड करा कि यहाँ पे जबकि फ्लैग वर्सेस फ्लैग कंट्री का सवाल है, लेकिन तब भी यहाँ पे रूसेव को उन्होंने विक्ट्री दी। जैक स्वैगर पास आउट हो जाते हैं एंड रूसेव विंस द मैच। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से क्राउड की इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली इस मैच में काफी थी, लोग चीयर कर रहे थे, चैंट कर रहे थे। तो अगर मुझे इसको रेटिंग देनी हो तो 2.5 आउट ऑफ 5 मैं दूंगा, क्योंकि एक बढ़िया मैच था, एक एवरेज मैच था। रेसलिंग वाइज ये तो नहीं था कि बहुत सारी कमाल मोमेंट्स थी, लेकिन एंटरटेनिंग जरूर था। और मैच के बाद हमें देखने को मिलता है कि जेब कोल्टर जो कि जैक स्वैगर के साथ आया करते थे, उनको रूसेव अटैक करते हैं और उसके बाद गाइस रशिया का यहाँ पे नेशनल एंथम बजता है और फ्लैग भी रेस करा जाता है। तो एक डिसरिस्पेक्टफुल चीज थी यूनाइटेड स्टेट्स के फैंस के सामने, लेकिन रूसेव एज अ हील इस पॉइंट पे काफी बिल्ड हुए और हम जानते हैं उसके बाद रेसलमेनिया 31 में जाके वो जॉन सीना से आ रहे थे फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। अगले मैच की हम बात करते हैं जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा कंटेंडर बनता है शो के मैच ऑफ द नाइट का, और वो था गाइस डीन एम्ब्रोज अगेंस्ट सेथ रॉलिंस एक लंबर जैक मैच में। और इसकी स्टोरी लाइन काफी बढ़िया थी क्योंकि उस पॉइंट पे सेथ रॉलिंस ने हील टर्न कर लिया था अगेंस्ट डीन एम्ब्रोज। रोमन रेंज शील्ड ब्रेकअप हो गई थी और उन्होंने अथॉरिटी को ज्वाइन करा ताकि उनको पावर मिल सके, और साथ के साथ वो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस भी जीत गए थे। लेकिन डीन एम्ब्रोज ने सेथ रॉलिंस को कैश इन करने से रोका था जॉन सीना के ऊपर, और इन दोनों की फ्यूड स्टार्ट हो गई थी क्योंकि दोनों एक दूसरे की जान लेने पे तुले हुए थे। और ओवर द वीक्स इनके बीच में ब्रॉल्स देखने को मिली, इनके बीच में हमें इंटरव्यूज देखने को मिली। एक कमाल का बिल्डअप था इस मैच के लिए और लोग डेफिनेटली गाइस इसके लिए इंटरेस्टेड थे। मैच की स्टार्ट से दिस इज ऑसम की चैंट हो रही थी। एम्ब्रोस ने स्टोरी लाइन में इस मैच की स्टिपुलेशन चुनी थी जो कि थी गाइस यहाँ पे लंबर जैक मैच। तो ये मैच स्टार्ट होता है, बैक एंड फोर्थ जाते हैं और लंबर जैक्स इकट्ठे हो जाते हैं रिंग के बाहर, जिनके ऊपर डीन एम्ब्रोस यहाँ पे सुप्लेक्स लगाते हैं सेथ रॉलिंस को। तो शुरू से मैच के अंदर कियोस थी, ये ब्रॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन लंबर जैक्स इनको रोकते हैं। लेकिन फाइनली गाइस एक पॉइंट देखने को मिलता है जब रॉलिंस को एम्ब्रोस फेंकते हैं बैरिकेड के ऊपर और खुद रिंग में जाके वापस आते हैं और लंबर जैक्स के इस पूरे पाइल के ऊपर वो एक डाइव लगा देते हैं। तो स्टार्टिंग से जैसा कि मैं कह रहा हूँ ये मैच काफी बढ़िया था। उसके बाद ये लोग लड़ते लड़ते दोनों क्राउड में चले जाते हैं और लंबर जैक भाई खड़े होकर शो देख रहे थे पूरा कि भाई इनको हम लड़ने देते हैं। ये लंबर जैक मैच है, स्ट्रीट फाइट, इस पॉइंट पे कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन क्राउड डेफिनेटली उसको एंजॉय कर रहा था। और इसी पॉइंट पे कबाब में हड्डी बनने के लिए आ गए यहाँ पे कॉर्पोरेट केन, जिनको अगर आप याद करें गाइस तो कोई भी लाइक नहीं करता था, बड़ा ही अजीब सा गिमिक था और लोग उतना उनको पसंद नहीं करते थे। लेकिन वो ऑर्डर करते हैं यहाँ पे कि लंबर जैक्स तुम भी क्राउड में जाओ और इन दोनों को वापस लेके आओ। तो डीन एम्ब्रोस को वो खींच के रिंग के अंदर ले आते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस चुपके से साइड से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वो एग्जिट के पास पहुंचते हैं वहीं वहां पे सारे बेबी फेस लंबर जैक पड़े हुए थे और वो वहां पे जो है उठा के रॉलिंस को लेके आ जाते हैं। लेकिन जैसे वो रिंग को अप्रोच करते हैं एम्ब्रोस चढ़ते हैं एक बार फिर से रोप पे और इस पूरी पाइल के ऊपर जो है वह एक बार फिर से कूद जाते हैं। तो काफी बढ़िया मोमेंट्स थी गाइस। एक लंबर जैक मैच को मैंने यूजुअली देखा रॉ या स्मैकडाउन पे इतना अच्छा नहीं करा जाता कि क्राउड में चले गए, पूरी स्टोरी भी दिखाई गई, कॉर्पोरेट केन को भी इन्वॉल्व करा गया। तो ओवरऑल काफी यूनिक मैच था। ये एक ऐसी स्टिपुलेशन भी नहीं
नहीं है जिसके साथ ज्यादा काम अच्छे से कर पाए, ज्यादा क्रिएटिव हो पाए, लेकिन तब भी एम्ब्रोस और रॉलिंस यहाँ पे काफी बढ़िया मैच दे रहे थे। तो इस पॉइंट पे दिस इज ऑसम की चैंट्स हमें सुनने को मिल रही थी गाइस, और डीन एम्ब्रोस रिंग के अंदर जब रॉलिंस को लेके आते हैं तो उनको एक कर्ब स्टॉम्प लगा देते हैं, जो कि ऑब्वियसली उस पॉइंट पे रॉलिंस का ही फिनिशर था। लेकिन जैसे वो पिन के ले जाते हैं, केन यहाँ पे उस चीज को रोक लेते हैं रिंग के अंदर आके, सारे लंबर जैक्स आ रहे थे रिंग के अंदर, पूरी केओस हो जाती है और यहाँ पे एम्ब्रोस को भी समझ नहीं आ रहा, रॉलिंस को भी समझ नहीं आ रहा क्या करना है। लेकिन पूरी इस भेड़ चाल में चलते हुए एक हील को पता है कैसे एडवांटेज लेना है, और वो भी अगर वो हो आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस। तो वो ना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस लाते हैं, एम्ब्रोस को उससे अटैक करते हैं और यहाँ पे गाइस वो उनको पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। तो जबकि हील विक्ट्री मिली यहाँ पे एक बार फिर से और सेथ रॉलिंस इस मैच को जीत गए। ओवरऑल जो बिल्डअप था समर स्लैम के हिसाब से इस मैच का काफी अच्छा था। अगर मैं पर्सनली बोलूं तो भाई हाँ, इसको लंबर जैक मैच के अलावा कुछ और भी रखा जा सकता था, लेकिन फिर से वही बात बोलूंगा कि स्टिपुलेशन का जो यूज करा गया डेफिनेटली दैट वाज रियली गुड। और अगर इस मैच को मुझे रेट करना होगा तो वो होगा 3.5 आउट ऑफ 5, क्योंकि आई थिंक ये डेफिनेटली बढ़िया मैच था। अब आप सोच रहे होंगे 4 स्टार 5 स्टार क्यों नहीं दे रहा, तो भाई वो जब बहुत ही ज्यादा कुछ मजा आता है तो तभी रेटिंग देने का मन करता है, नहीं तो ऐसी कोई छोटी मोटे नहीं है कि थोड़ा सा भी पसंद आया तो भाई हाँ 5 स्टार हो गया। अब अगले मैच की हम बात करते हैं जो कि अपने आप में काफी अच्छे तरीके से बिल्ड करा गया था गाइस। ये था क्रिस जेरिको अगेंस्ट ब्रे वायत। जी हाँ, और स्टोरी लाइन में हमें देखने को मिलता है कि जब क्रिस जेरिको ने अपना रिटर्न करा था रॉ पे तो वायत फैमिली ने उनको अटैक कर दिया था, और इनकी एक इंटरव्यू सेगमेंट इस स्टोरी लाइन में हमें देखने को मिली थी विच वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। मतलब दो अपोनेंट फेस टू फेस बैठे हुए हैं, कोई बीच में नहीं है और आराम से वो एक दूसरे को सुना रहे हैं। काफी बढ़िया वो सेगमेंट थी, ऐसे भी और चीजें थी। लेकिन जेरिको ने मंडे नाइट रॉ में एरिक रोवन और लूक हार्पर को हराया था और इसकी वजह से उनको इस मैच में रिंग साइड से बैन कर दिया गया था। तो ऑब्वियसली पहले ब्रे वायत की वो हमें एंट्रेंस देखने को मिली, सारे लोग अपनी एलईडी फ्लैश लाइट्स ऑन कर रहे थे। क्या वो जमाना था, और आई वाज जस्ट रिमेंबरिंग, पूरा नॉस्टैल्जिया लग रहा था। जेरिको, ब्रे वायत, एरिक रोवन एंड द लेट ग्रेट रेस्ट इन पीस लूक हार्पर, मतलब चारों के चारों बंदे अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं है, लेकिन भाई जो फीलिंग आ रही थी वो काफी बढ़िया थी और बोलते हुए भी जो है गूज़बम्प्स निकल आते हैं। तो यहाँ पे गाइस क्रिस जेरिको भी अपनी एंट्रेंस करते हैं और उन्होंने एलईडी जैकेट पहनी होती है, काफी पॉप उनको भी मिल रही थी। तो स्टार्टिंग से ही जो मैच था गाइस काफी स्लो चल रहा था, ब्रे वायत के पास मोमेंटम था, धीरे धीरे वो हिल रहे थे। लेकिन एक पॉइंट आता है जब वो सिस्टर एबिगेल के लिए जाते हैं अर्ली इन द मैच, लेकिन जेरिको उसको रिवर्स करके अपनी वॉल्स ऑफ जेरिको का सबमिशन लगाते हैं और ब्रे वायत यहाँ पे किक आउट कर देते हैं। तो थोड़ा सा हमें दिखाया गया कि ये पेस पिकअप करेगा, लेकिन वापस भाई फर्स्ट गियर में मैच आ गया। इसके बाद देखने को मिलता है अच्छा मोमेंट जब ब्रे वायत एप्रन के ऊपर एक हेड फर्स्ट डीडीटी लगाते हैं क्रिस जेरिको के ऊपर, और यहाँ पे लेट्स गो वायत Y2J की चैंट्स भी स्टार्ट हो जाती हैं। इसके बाद जेरिको एक कमाल की हरिकेन राना करते हैं फ्रॉम द टॉप रोप, उसके बाद एक ड्रॉप किक लगाते हैं यहाँ पे ब्रे वायत को। लेकिन जैसे ये मोमेंटम जेरिको के पास आता है, ब्रे वायत अपनी वो स्पाइडर वॉक करते हैं, भाई उल्टा खड़े हो जाते हैं। पहले तो जेरिको डर जाते हैं कि ये क्या हुआ, लेकिन वो आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पे गाइस एक कोड ब्रेकर लगा देते हैं ऑन ब्रे वायत, और यहाँ पे लग रहा था कि जेरिको जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि ब्रे वायत ने किक आउट कर दिया। तो ये पॉइंट था जब मैच पिकअप कर रहा था, धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़िया हो रहा था। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ब्रे वायत बाहर फेंकते हैं क्रिस जेरिको को रिंग के, और यहाँ पे उनको एक सिस्टर एबिगेल लगा देते हैं सीधा बैरिकेड में, और इसके बाद लग रहा था कि कोई खास चांस बचेगा नहीं। ब्रे वायत अंदर लेके जाते हैं रिंग में, एक और सिस्टर एबिगेल लगाते हैं और क्रिस जेरिको को गाइस यहाँ पे उन्होंने इस मैच में हरा दिया। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि ये मैच अच्छा था, इसकी बिल्ड बढ़िया रखी गई थी और एवरेज से थोड़ा ऊपर था, तो डेफिनेटली इसको हम 3 आउट ऑफ 5 दे सकते हैं। 3.5 मैंने एम्ब्रोस रॉलिंस को दिए और उसके मुकाबले का मैं नहीं कहूंगा ये मैच था, तो डेफिनेटली गाइस ये चीज डिजर्व करता है। तो ओवरऑल हम डिस्कस करेंगे कि ये मुझे शो कैसा लगा, उसको भी 10 में से रेट करेंगे पूरे पेपर व्यू को, तो आप उसके लिए जरूर गाइस वीडियो को एंड तक देखते रहें। लेकिन अब हम अगले मैच पे चलते हैं जो कि मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया था। ऐसा कुछ आजकल के दिनों में डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यू में देखने को नहीं मिल रहा, बहुत समय से नहीं देखने को मिल रहा, और विमेंस मैच में इतना इंटरेस्ट हो लोगों का ये भी मुझे याद नहीं है लास्ट कब हुआ था, क्योंकि गाइस ये था स्टेफनी मैकमैन अगेंस्ट ब्री बेला। और यहाँ पे सबसे पहले बड़ी बात ये थी कि 10 साल बाद स्टेफनी एक रिंग में आएंगी, तो वो लोगों के लिए एक बड़ी मोमेंट थी। लेकिन उसके अलावा स्टोरी लाइन को काफी पर्सनल बिल्ड करा गया था, बहुत अच्छी स्टोरी लाइन थी इसकी ओवरऑल, क्योंकि ब्री बेला ने गाइस डैनियल ब्रायन की डॉक्टर को चांटा मार दिया था रॉ पे, जिसकी वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और स्टेफनी मैकमैन ब्री पे और ज्यादा चार्जेस लगाना चाहती थी, लेकिन ब्री ने उस चीज को कैसे रोका, उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को क्विट कर दिया। आगे हमें देखने को मिलता है ऑब्वियसली निकी बेला डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर थी, उनको थोड़ी दिक्कतें हो रही थी स्टेफनी की वजह से, लेकिन एक शो के अंदर ब्री बेला टिकट लेके आ जाती है क्राउड में, और यहाँ पे वो स्टेफनी मैकमैन को बुलाती हैं एक बिच, और स्टेफनी उनको चांटा मार देती हैं।
अब ऑब्वियसली एक क्राउड में किसी को तुम चाटा नहीं मार सकते, तो ब्री बेला चार्जेस प्रेस कर देती है यहाँ पे स्टेफनी के ऊपर और गाइस उनको भी यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाता है। और वो बहुत ज्यादा चीयर हो रही थी उस रॉ में, आई रिमेंबर उसको मैं लाइव देख रहा था जब स्टेफनी मैकमैन को एक्चुअली में यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया। ट्रिपल एच हैरान परेशान, उनको नहीं समझ आ रहा और ये गाइस एक काफी कूल मोमेंट थी। लेकिन उसके बाद इन दोनों की जो प्रॉब्लम्स थी उस पे एक कॉमन सेटलमेंट निकालते हैं कि हम एक मैच करने वाले हैं समर स्लैम के अंदर, और उस पे गाइस इन दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट चार्जेस ड्रॉप कर दिए। तो ओवरऑल ये फ्यूड काफी बढ़िया बिल्ड करी जा रही थी और निकी बेला ब्री की तरफ थी, ट्रिपल एच स्टेफनी की साइड थे और इस मैच में ओवरऑल गाइस काफी इंटरेस्ट लोगों का बना हुआ था। अब स्टोरी लाइन तो इसकी काफी अच्छी थी, लेकिन मैच मैं कहूंगा कि मोमेंट्स के लिए बना हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली ब्री बेला और स्टेफनी मैकमैन भाई हमें कोई रेसलिंग वाइज 5 स्टार क्लासिक मैच नहीं देने वाले। हमेशा से स्टेफनी के मैचेस में स्टोरी ज्यादा रहती थी। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट देखने को मिलता है जब ब्री बेला एक डाइव के लिए जाती हैं और यहाँ पे उनको ब्लॉक कर लेते हैं स्टेफनी, वो सीधा एप्रन में गिरती हैं। दिस वाज रियली नाइस। इसके बाद स्टेफनी के पास पूरा मोमेंटम था, लेकिन ब्री फाइनली कम बैक करती है, येस किक्स लगाती हैं गाइस और एक ड्रॉप किक लगाती हैं फ्रॉम द टॉप रोप। उनको इस पॉइंट पे काफी चीयर हो रही थी और यहाँ पे बाहर आ जाते हैं ट्रिपल एच और साथ के साथ निकी बेला। तो दोनों इस पॉइंट पे रिंग साइड पे थे तो और पता था कि कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस तो इस मैच के अंदर होने वाली है। तो स्टेफनी मैकमैन एक पेडिग्री के लिए जाती है इस पॉइंट पे और हमें देखने को मिलता है उसको रिवर्स कर लेते हैं ब्री बेला, उसको एक येस लॉक के अंदर कन्वर्ट कर लेती हैं और ऐसा लग रहा था ऑलमोस्ट स्टेफनी टैप आउट करेंगी, लेकिन ट्रिपल एच रेफरी को बाहर खींच लेते हैं। निकी भी देख रही थी कि ये गलत है और यहाँ पे गाइस ऑब्वियसली ब्री बेला के साथ सही नहीं हुआ क्योंकि वो मैच को यहाँ पे जीतने वाली थी। लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि भाई रिंग के बीच में स्टेफनी मैकमैन होती है, ट्रिपल एच को ब्री बेला अटैक कर देती हैं और यहाँ पे एक तरफ ब्री एक तरफ निकी, बीच में स्टेफनी, और सबको लग रहा था कि स्टेफनी के साथ ही दिक्कत होगी क्योंकि रेफरी भी बाहर गिरा हुआ है। लेकिन हुआ क्या, निकी बेला अटैक्स ब्री बेला। जी हाँ, ये जैसा कि मैंने कहा मैच मोमेंट्स के लिए बनाया गया था और एक काफी अनएक्सपेक्टेड मोमेंट थी जिसको बहुत ज्यादा चीयर भी हुई। लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि निकी अपनी बहन पे टर्न कर जाएंगी, उन पे अटैक करती हैं, स्टेफनी पेडिग्री लगाती हैं और ब्री बेला को हरा के गाइस वो इस मैच को जीत जाती हैं। तो एक बहुत बढ़िया एंडिंग थी ओवरऑल और ये अनएक्सपेक्टेड था। आई रिमेंबर उस टाइम पे लोग शॉक हो गए थे काफी और उसके बाद निकी और ब्री की भी थोड़ी सी आगे फ्यूड चली थी। तो स्टेफनी और ट्रिपल एच काफी खुश थे और गाइस डेफिनेटली यहाँ पे मैच काफी बढ़िया था। ओवरऑल रेट करना हो तो इसको भी मैं 3 आउट ऑफ 5 दूंगा क्योंकि भाई मैच में हम ना ही सिर्फ स्टोरी लाइन देख रहे हैं, मोमेंट्स देख रहे हैं, बल्कि यहाँ पे रेसलिंग में हम देखते हैं। तो आई थिंक 3 इज अ फेयर रेटिंग। अब अगले मैच की हम बात करते हैं भाई, तो ये अगर अब हम वापस जाके देखते हैं तो लगता है भाई क्या था वो टाइम और क्या है आज का टाइम, क्योंकि है रोमन रेंस अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन। ये पहला वो बड़ा मैच था रोमन रेंस के करियर का, आई थिंक उस पॉइंट पे सबसे बड़ा मैच था। इससे पहले एक सिंगल्स फ्यूड का वो ऐसे पार्ट बने नहीं थे एक ऐसे सुपरस्टार के अगेंस्ट जो कि वेल एस्टैब्लिश्ड है इन द WWE। और यहाँ पे गाइस हमें वही पुरानी एंट्रेंस रोमन रेंस की देखने को मिली थी। लेकिन उससे पहले हम स्टोरी लाइन की अगर बात करें तो रैंडी ऑर्टन को रोमन रेंस ने जो है यहाँ पे अटैक कर दिया था और जॉन सीना को वो चैलेंज करने वाले थे पहले ऑर्टन फॉर द WWE चैंपियनशिप, लेकिन रोमन ने उस चीज को रोक लिया। तो ऑर्टन ऑब्वियसली यहाँ पे खुंदक में थे, उन्होंने अटैक करा रोमन को, इन दोनों का इस वजह से यहाँ पे मैच बनाया गया। तो जैसा कि मैंने कहा रोमन की वही पुरानी एंट्रेंस हमें देखने को मिली और अब ट्राइबल चीफ को हम इतना पसंद कर रहे हैं कि वो चीज भाई ऐसा लगता है कि उसको भाई किसने सोचा था कि वो बंदा इस चीज के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो डेफिनेटली रोमन का जो चेंज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है और मेरे लिए तो अनएक्सपेक्टेड भी था एक पॉइंट के बाद। तो जैसा कि मैंने कहा ये रोमन के करियर का पहला बड़ा मैच था, इससे पहले वो इतने बड़े अपोनेंट से लड़े नहीं थे, तो एक इंपॉर्टेंट मैच भी था। और अगर मैच की हम बात करें तो स्टार्ट अच्छा करते हैं, लेकिन ऑर्टन उनको स्टील स्टेप्स के अंदर फेंक के मोमेंटम जो है वो अपनी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। इसके बाद एक लंबी नेक लॉक लगा के वो रखते हैं जिसको रोमन काउंटर करते हैं खुद की लॉक से, लेकिन ऑर्टन उसके बाद गाइस उनको यहाँ पे एक साइड स्लैम लगा देते हैं। रोमन रेंस फाइनली अपना कम बैक करते हैं, ड्राइव बाय लगाते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर, बट उनको एक बार फिर से ऑर्टन जो है यहाँ पे बैरिकेड के अंदर फेंक देते हैं और इसके बाद वो टेबल पे भी उनको अनाउंसर्स टेबल पे एक ड्रॉप लगाते हैं और यहाँ पे फिर से स्टील स्टेप्स में फेंकते हैं। तो रोमन को 1-2 पॉइंट्स मिल रहे थे, लेकिन ऑर्टन बार बार कमबैक कर ही जा रहे थे अपने मैच में और वो भी एक स्ट्रॉन्ग तरीके से। तो रैंडी ऑर्टन इस पॉइंट पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे और ऐसा लग रहा था शायद वो जीत भी जाएंगे, लेकिन रोमन रेंस गाइस उनको फंसा लेते हैं टॉप रोप पे और ऊपर से ही एक समोवन ड्रॉप लगा देते हैं और फाइनली यहाँ से जो मैच है पिकअप होना स्टार्ट हो रहा था, अपनी एंड मोमेंट्स की तरफ जा रहा था। और यहाँ पे रोमन इसके बाद सुपरमैन पंच लगाते हैं किक आउट होने के बाद, फिर एक स्पीयर के लिए वो जाते हैं, लेकिन ऑर्टन इसको कन्वर्ट कर देते हैं एक पावर स्लैम में। ये पहला बढ़िया मोमेंट था, एक टॉप मोमेंट था इस मैच के अंदर। तो इसके बाद रैंडी ऑर्टन के पास वापस मोमेंटम आता है, स्टोरी फॉलो हो रही थी कि रोमन एक चीज करता है तो ऑर्टन वापस मोमेंटम अपनी तरफ ले आता है। रैंडी ऑर्टन इसके बाद अपनी विंटेज डीडीटी लगाते हैं, वो आरकेओ के लिए जाते हैं, रोमन रेंस उसको रिवर्स करके स्पीयर के लिए जाते हैं और जैसे ही वो स्पीयर के लिए कूदते हैं गाइस, रैंडी ऑर्टन उनको मिड एयर ही आरकेओ लगा देते हैं।
क्राउड पॉप हुआ। दिस वाज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक RKO आउट ऑफ नोवेयर। तो ये बहुत ही कमाल की मोमेंट थी, होली शिट चैंट्स हो रही थी, लेकिन रोमन रेंज यहाँ पे किक आउट भी कर देते हैं और ऊपर से गाइस जैसे कहते हैं चेरी ऑन केक, बिल्कुल उस टाइप की मोमेंट थी, क्योंकि इतना कमाल का RKO उसके बाद भी रोमन रेंज किक्ड आउट, ये एक बड़ी मोमेंट थी। लेकिन इसके बाद गाइस यहाँ पे रोमन रेंज नीचे गिरे होते हैं, रैंडी ऑर्टन अपने पंट किक के ले जाते हैं, काफी टाइम ले लेते हैं वो, और रोमन रेंज उठ के अपना स्पीयर लगाते हैं एंड एन एब्सोल्यूट बिग विन फॉर हिम अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन। तो ये मैच जो था ओवरऑल बढ़िया बुक करा गया था, और मैं ये कहूंगा कि ये शुरुआत थी रोमन रेंज के उस पुश की जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे नहीं, लेकिन उस टाइम पे रोमन रेंज को लोग जीतता हुआ देखना पसंद कर रहे थे, क्योंकि उससे पहले उन्होंने वैसा कुछ देखा नहीं था। तो अगर इस मैच को मुझे रेट करना हो, इसको मैं डेफिनेटली रॉलिंस और एम्ब्रोस जितना ही रेट करूंगा, और वो था गाइस 3.5 आउट ऑफ 5। डेफिनेटली इसको मुझे देखने में मजा आया। और इतने सारे मैचेस डिस्कस करने के बाद वी आर फाइनली एट आवर मेन इवेंट, ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। जी हाँ, इस मैच को ऐसे बिल्ड करा गया था, आई रिमेंबर उस पॉइंट पे मतलब लोग बिल्कुल वेट नहीं कर पा रहे थे कि कब सीना और ब्रॉक का ये मैच हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले जब ब्रॉक वापस आए थे सीना के साथ एक्सट्रीम रूल्स में उनका मैच हुआ था, उसकी इतनी ज्यादा हाइप थी। लेकिन जब एक बार फिर से ब्रॉक लेसनर वापस आया और उनका लंबा रन चल रहा था WWE के साथ, तो यहाँ पे ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स, मार्क हेनरी, बिग शो और फाइनली द अंडरटेकर की स्ट्रीक भी ये बंदा तोड़ चुका था। और इस पॉइंट पे कौन रोक सकता था भले ब्रॉक लेसनर को? उसका आंसर था भाई कोई भी नहीं। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसको अपने आप में एक सुपर हीरो माना जाता है, पावर नेवर गिव अप, ही इज मिस्टर जॉन सीना। और इसकी फ्यूड इतनी बढ़िया बिल्ड करी गई थी कि ब्रॉक लेसनर भी इसके अंदर इंटरव्यू दे रहे थे, जो कि अपने आप में एक बहुत रेयर चीज है। कब आपने देखा है कि ब्रॉक लेसनर खुद प्रोमोस कट कर रहे हैं? तो वो बहुत बढ़िया बात थी, और उनका सिंपल गोल था, आई एम गोइंग टू किल जॉन सीना, इसको ऐसा डिस्ट्रॉय करूंगा वापस कभी मुड़ के देखेगा नहीं। और जॉन सीना एक बार फिर से वही बात बोल रहे थे जो वो काइंड ऑफ आजकल रोमन रेंज के साथ बोल रहे हैं कि भाई मैं हैंग होऊंगा उस मैच के अंदर, मुझे नहीं फर्क पड़ता कितना भी ब्रॉक मुझे मार ले, एट द एंड एक ऐसी चीज है जो ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में नहीं कर पाएगा, एंड दैट इज ही वोंट विन। और यहाँ पे जॉन सीना कहते हैं कि मैं अपने टाइटल को रिटेन कर लूंगा। दिस वाज एन एब्सोल्यूट फैंटास्टिक बिल्ड। ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना अपने आप में मैच बहुत बढ़िया मेन इवेंट के लिए, समर स्लैम जैसे पेपर व्यू के लिए, तो फ्यूड ये बिल्कुल कमाल की थी। और भाई जॉन सीना जो है मनी इन द बैंक में अपना वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप टाइटल जीते थे, उसके बाद ट्रिपल एच ने ब्रॉक लेसनर को सिलेक्ट करा था, क्योंकि अथॉरिटी की नाक में बिल्कुल सीना ने दम कर रखा था। जस्टिन रॉबर्ट्स अनाउंसर्स, और यहाँ पे मुझे भाई काफी अजीब लगी है बात कि पॉल हेमन इंटरप्ट नहीं करते और जस्टिन रॉबर्ट को अनाउंस करने देते हैं। आई थिंक वो चीज उन्होंने थोड़ी देर बाद इंट्रोड्यूस करी थी, लेकिन ये काफी बढ़िया था गाइस। और क्या फास्ट पेस स्टार्ट इस मैच का हमें देखने को मिला कि F5 पहले 30 सेकंड में जॉन सीना को ब्रॉक लेसनर लगा देते हैं और किक आउट कर देते हैं सीना। तो क्राउड बिल्कुल पागल हो गया था, उनको लग रहा था भाई ये क्या हो गया, क्या 30 सेकंड में जॉन सीना हार जाएगा? लेकिन ऐसा गाइस हमें देखने को मिला नहीं। तो इस पॉइंट पे लेट्स गो ब्रॉक की चैंट्स, लेट्स गो सीना, सीना सक्स की चैंट हमें सुनने को मिल रही थी। और इसके बाद यहाँ पे मैं अपने नोट्स में अगर पढ़ूं तो जर्मन बॉडी शॉट मतलब पूरे तरीके से ब्रॉक लेसनर ने अपनी पकड़ बना रखी थी भाई जॉन सीना के ऊपर। और उसके बाद जर्मन सुप्लेक्स, सीना कुछ करने की कोशिश करते हैं लेकिन ब्रॉक लेसनर वापस मोमेंटम छीन लेते हैं। स्प्लिट सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लग रहा कि जॉन सीना भी इस मैच में वापस आ सकता है। तो यहाँ पे ब्रॉक लेसनर गाइस जर्मन और फाइनली सीना काउंटर करते हैं, लेकिन एक बार F5 की फिर ब्रॉक कोशिश करते हैं। दिस टाइम सीना कन्वर्ट्स इट इनटू एन एटीट्यूड एडजस्टमेंट, बट ब्रॉक लेसनर किक्स आउट। तो सीना ने कुछ तो किया, फाइनली ऐसा लग रहा था जॉन सीना कुछ करेंगे, लेकिन लेसनर ने इजी पीजी कर दिया भाई सब कुछ और आराम से उसको किक आउट कर दिया। और इतना ही नहीं, सीना साइड में गिरा हुआ मरी हालत हुई पड़ी है। ऐसा लग रहा है चलो फाइनली थोड़ा ब्रेक मिला। ब्रॉक लेसनर अंडरटेकर की तरह उठ के हंसना शुरू कर देते हैं, और जॉन सीना की शक्ल इस पॉइंट पे देखने वाली थी। और फिर ब्रॉक आराम से अपना कूद रहे हैं, आजा भाई लड़े, और सीना की यहाँ पे हालत भाई बिल्कुल बदतर हो गई थी। तो यहाँ पे एक बार फिर से 4 जर्मन सुप्लेक्स, उसके बाद ब्रेक, टाइम आउट, फिर उसके बाद 3 जर्मन सुप्लेक्स, और यहाँ पे जर्मन भाई ऐसा लग रहा था जर्मनी में पहुंचा देंगे ब्रॉक लेसनर। इतनी बार माइकल कोल जर्मन सुप्लेक्स यहाँ पे बोल रहे थे। तो यहाँ पे ब्रॉक लेसनर बार बार रेफरी को मैच में भी कह रहे थे भाई इसको चेक करो जरा, इसको बोलो क्विट कर दे, क्यों इसको इतनी परेशानी है। बट ऑब्वियसली जॉन सीना ही इज नेवर गोइंग टू गिव अप। तो यहाँ पे गाइस एक बार फिर से चैंट्स हो रही थी बोरिंग की, क्योंकि इस पॉइंट पे इतना स्लो चल रहा था सब कुछ कि उठा भाई आधे घंटे बाद एक और जर्मन लगा दी, बिल्कुल इस पॉइंट की फीलिंग आ रही थी। तो थोड़ा लोग बोरिंग भी चैंट यहाँ पे कर रहे थे, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर ब्रॉक लेसनर पे जॉन सीना एक STF लगा देते हैं, और ऐसा लग रहा था कि क्या एक कमबैक पॉइंट हो सकता है जॉन सीना का। क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसको रिवर्स करा ब्रॉक लेसनर ने। He hit an F5 and he pinned John Cena.
एब्सोल्युटली डन, डस्टेड एंड डिस्ट्रॉयड इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। और ब्रॉक लेसनर ने इस पॉइंट पे भाई अपना ऐसा दावा बोल दिया था कि कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं बिग शो, मार्क हेनरी, ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स और अब जॉन सीना को भी हरा चुका हूं। मैं अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ चुका हूं। आई एम द कॉन्करर हु कैन कॉन्कर एवरीथिंग इन WWE। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और ब्रॉक लेसनर को जितना स्ट्रॉन्ग दिखाया गया उस हिसाब से मैच की मैं बात करूं तो शायद आप लोग इससे एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि क्या ये WWE की हिस्ट्री में मोस्ट डोमिनेंट चैंपियनशिप विक्ट्री ऑफ ऑल टाइम है। आई थिंक गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉक लेसनर वाले मैच की हम बात कर सकते हैं, लेकिन भाई मेरे हिसाब से यहाँ पे 2.5 आउट ऑफ 5 मैं इसको देना चाहूंगा। दिस इज कंट्रोवर्शियल, हो सकता है कुछ लोगों को 4 स्टार लगे, लेकिन आई डोंट थिंक ये मैच उतना अच्छा था जितना होना चाहिए। ब्रॉक लेसनर से हम डोमिनेटिंग चीजें एक्सपेक्ट कर रहे थे। 16 सुप्लेक्सेस उन्होंने जॉन सीना को लगाई। शॉकिंग एलिमेंट डेफिनेटली था, लेकिन इतना लंबा एक खिंच गया था कि लोगों को रियलाइज हो चुका था कि हाँ भाई या तो जॉन सीना कमबैक करके जीत जाएगा या फिर ब्रॉक लेसनर ही इस मैच को जीतेगा। आई थिंक ये 2.5 इसलिए क्योंकि रेसलिंग वाइज, लेकिन ओवरऑल देखने में एंटरटेनमेंट तो पूरी थी। 3 भी दे सकते हैं भाई, इतना हमारे को क्या चलता है, हम कोई डेव मेल्जर नहीं है। लेकिन ओवरऑल गाइस अगर समर स्लैम 2014 को मुझे रिव्यू करना हो, थोड़ा पास आना पड़ेगा यहाँ पे भाई। अगर 10 में से रेटिंग देनी हो तो देखो भाई एवरेज मैच था, कोई भी मैंने 4 या 5 रेटिंग मैच दी नहीं, तो ओवरऑल मैं 6.5 दूंगा। इससे ज्यादा इस शो को दे नहीं सकते 10 में से। आई थिंक 2013 डेफिनेटली बेटर थी। 2000 और 2002 इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट समर स्लैम्स ऑफ ऑल टाइम, उससे हम इस शो को कंपेयर नहीं कर सकते। अब मेरे पास टाइम होता तो मैं एक और समर स्लैम रिवाइंड आप लोगों के लिए जरूर लेके आता, लेकिन इतने सारे शोज आने वाले हैं बैक टू बैक कि वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो उस चीज के लिए मैं अपोलोजाइज करूंगा कि आपको उतना मजा नहीं मिल पाया समर स्लैम रिवाइंड का। लेकिन डेफिनेटली गाइस सर्वाइवर सीरीज रिवाइंड क्या वो आना चाहिए, कमेंट्स में मुझे बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एक ही एपिसोड आया, लेकिन भाई आप लोगों की डिमांड इतनी थी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं ये वीडियो ना बनाऊं। तो गाइस तब तक के लिए मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।